इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एडजेक्टिव्स के रूल्स के ऊपर मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो भी वीडियो पहले देख लें। उनमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इस वीडियो में हम उसके अलावा कुछ और जो दूसरे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। Sohan is better than anybody else in the class। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में यहाँ देन है। देन के बाद जब सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, देन के बाद जब सिंगुलर नाउन हो तो इस देन और सिंगुलर नाउन के बीच में एनी अदर का यूज किया जाता है। लेकिन देन के बाद जब कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन हो, जैसे यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो एनीबॉडी, एवरीबॉडी, ये जब इंडेफिनेट प्रोनाउंस अगर हैं तो उस इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद एल्स वर्ड का यूज किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम्स में इससे संबंधित एरर्स जो हैं आते हैं और उनको हमें पहचानना होता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब देन के बाद ये सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, तो इसके बाद में एनी अदर यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देन के बाद अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो इसके बाद एल्स का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो ये जो नाउन है, ये नाउन और ये जो सब्जेक्ट है इसका, ये सेम चीज़ हो। अगर ये डिफरेंट है तो फिर यहाँ पे हम सिर्फ एनी यूज़ करेंगे, अदर यूज नहीं करेंगे। जैसे सोनम इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए देन है, देन के बाद में ये नाउन है, लेकिन ये नाउन और ये डिफरेंट है, मीन्स ये बॉय है, ये गर्ल है, तो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो हम यहाँ पे सिर्फ एनी यूज़ करेंगे, अदर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे इस एग्जांपल में ऐसे ही आपको देखना है कि देन के बाद अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो आपको एल्स वर्ड यूज़ करना है। इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sohan is a better, Sohan is an intelligent and brave boy। Sohan is the tallest and most intelligent boy। नेक्स्ट है सोहन इज taller and more intelligent than सोहन। हमने यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट सेंटेंस थोड़ा चेंज कर लिया है, इंटेलिजेंट की जगह हमने क्लेवर कर लिया है, ठीक है। तो इन तीन एग्जांपल्स को देखिए अब।
देखिए ये दो एडजेक्टिव हैं, ब्रेव और क्लेवर। ये क्लेवर और ब्रेव जो एडजेक्टिव्स हैं ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव सोहन के लिए यूज़ किए गए हैं। तो जब एक ही व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाएं तो दोनों एडजेक्टिव जो हैं सेम डिग्री में होंगे, ठीक है। जैसे एंड से पहले ये पॉजिटिव डिग्री में है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, तो जब ये एंड से पहले ये पहला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होगा तो एंड के बाद दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री में ही होगा, ठीक है। क्या बताया है कि जब दो एडजेक्टिव्स सेम पर्सन के लिए यूज़ किए जाएं तो दोनों एडजेक्टिव्स एक ही डिग्री में होंगे। अगर वो पॉजिटिव डिग्री में है, अगर पहला पॉजिटिव डिग्री में है तो दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री में, अगर पहला कंपैरेटिव डिग्री में है तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री में, अगर पहला सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में ही होगा। तो यहाँ पे जो क्लेवर और ब्रेव दो एडजेक्टिव्स हैं, ये सोहन जो सब्जेक्ट है इसके लिए यूज़ किए गए हैं। तो ये पहला अगर पॉजिटिव में है तो दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री में ही होगा। इसी प्रकार से ये यहाँ पे सोहन इज़ द टॉलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे ये जो टॉलेस्ट है और ये मोस्ट इंटेलिजेंट है, ये दोनों ही एडजेक्टिव फिर सोहन के लिए यूज़ किए गए हैं। लेकिन पहला एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में ही होगा, ठीक है। या इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सोहन इज़ टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट देन सोहन। अब यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव्स ये टॉलर और इंटेलिजेंट ये फिर सोहन के लिए यूज़ किए गए हैं। तो पहला एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है तो दूसरा एडजेक्टिव भी कंपैरेटिव डिग्री में ही होगा। तो जब भी दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हों और दोनों एडजेक्टिव्स सेम पर्सन के लिए यूज़ किए गए हों, एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ किए गए हों, एक ही वस्तु के लिए यूज़ किए गए हों, तो दोनों जो पहला एडजेक्टिव जिस डिग्री में है दूसरा एडजेक्टिव उसी डिग्री में होगा। अगर पहला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है तो दूसरा पॉजिटिव में, पहला अगर कंपैरेटिव डिग्री में है तो दूसरा कंपैरेटिव में, पहला अगर सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा सुपरलेटिव डिग्री में। अब एक चीज़ यहाँ पर हमें और ध्यान रखनी है कि अगर हम एंड के बाद दो एडजेक्टिव लिखे हैं जिनमें से एक एडजेक्टिव मोर मोस्ट वाला हो, ठीक है, जैसे ये है यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इसके साथ तो जब इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो सिर्फ ER लगता है। लेकिन ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका अगर कंपैरेटिव बनाते हैं तो मोर लगता है, सुपरलेटिव बनाते हैं तो मोस्ट लगता है। तो जब ऐसे दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स मीन्स एक तो ER और EST वाला, ठीक है ना, एक तो ER और EST वाला एडजेक्टिव, ये जैसे ये EST ER, और दूसरा एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो मोर मोस्ट लगाने से बने। तो अगर ऐसे दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों तो पहले हम बिना मोर और मोस्ट वाले को लिखते हैं और बाद में मोर और मोस्ट वाले को लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। यहाँ हम ऐसा नहीं लिखेंगे सी इज़ मोर इंटेलिजेंट एंड टॉलर देन सोहन। हम पहले छोटा एडजेक्टिव ये जो है छोटा एडजेक्टिव है ये लिखेंगे और फिर जो ये मोर और मोस्ट वाला एडजेक्टिव है वो लिखेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नियम पहले भी मैं एक दो वीडियोज में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये सोहन इज स्ट्रोंगर देन ब्रेव, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा मैंने। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एडजेक्टिव है ये और ये एडजेक्टिव है, दोनों के दोनों किसके लिए यूज़ किए गए हैं, दोनों के दोनों सोहन के लिए यूज़ किए गए हैं। अब दोनों के दोनों एडजेक्टिव सोहन के लिए यूज़ किए गए हैं, तो और दोनों एडजेक्टिव्स के बीच में देन यूज़ किया गया है। तो सोहन की जो दो क्वालिटीज़ हैं इनको कंपेयर किया गया है, ठीक है। दोनों एडजेक्टिव पहले तो किससे रिलेटेड है, दोनों एडजेक्टिव्स सोहन से रिलेटेड है, ठीक है। सोहन ही स्ट्रॉन्ग है, सोहन ही ब्रेव है। लेकिन क्या किया है कि दोनों एडजेक्टिव्स के बीच में जो है देन लगा दिया गया है और दोनों एडजेक्टिव्स को, दोनों क्वालिटीज़ को कंपेयर कर दिया गया है। तो जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों को जब कंपेयर किया जाए, एक ही व्यक्ति के दोनों गुणों को जब उनकी तुलना की जाए आपस में, तो जो पहला एडजेक्टिव है उसको ऐसे कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है।
इसको कंपेरेटिव फॉर्म में, भले ही इसकी कंपेरेटिव फॉर्म बनती हो, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट बनती हो बेशक इसकी कंपेरेटिव फॉर्म ER EST लगाने से, लेकिन हमें इसको कंपेरेटिव कैसे बनाना है, मोर से कंपेरेटिव बनाना है इसको। तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस को जब करेक्ट करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, सोहन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए, एक ही व्यक्ति के लिए जब दो एडजेक्टिव्स किए जाएं और दोनों एडजेक्टिव्स के बीच में देन हो, अर्थात उन दोनों गुणों की आपस में तुलना की जा रही हो, तो जो पहला एडजेक्टिव है उसके साथ आपको मोर ज़रूर लिखना है। भले ही उसके कंपैरेटिव ER EST लगाने से बन जाए, लेकिन उसको आपको कंपैरेटिव मोर लगा के बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, सोहन इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज मोहन। तो इस सेंटेंस में दो व्यक्तियों के एक गुण की समानता की तुलना की, एक गुण की, एक क्वालिटी की तुलना की गई है और ये बताया गया है कि सोहन और मोहन में जो इंटेलिजेंसी का जो गुण है, क्वालिटी है, वो सेम है। ठीक है, तो इसमें एज प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव और एज फिर मोहन ये लिखा गया है। तो जब भी हम एज प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की और उसके बाद एज, जब ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो कभी भी इससे पहले आप इक्वली वर्ड यूज़ नहीं करना है। कभी भी आपको इस तरह से इक्वली वर्ड यूज़ नहीं करना है, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। सी इज़ एज इंटेलिजेंट, सोहन इज़ एज इंटेलिजेंट एज मोहन, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो हम यहाँ से इक्वली वर्ड को हटाएंगे, क्योंकि इक्वली और एज वर्ड का यूज़, दोनों का एक साथ यूज़ इंग्लिश में कभी भी नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम कंपैरेटिव एंड और फिर कंपैरेटिव, ठीक है, कई बार हम कंपैरेटिव के बाद एंड और फिर वही कंपैरेटिव, मतलब ये जो एडजेक्टिव होता है जिस डिग्री में, सेम वही एडजेक्टिव यहाँ होता है उसी डिग्री में। ठीक है, तो सेम एडजेक्टिव होता है और वही एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है और दो बार उसको लिख करके उन दोनों को एंड से जोड़ दिया जाता है। तो ये जब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो ये एक चेंज को डिनोट करता है। ठीक है, एक चेंज को डिनोट करता है और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा बोध होता है जैसे कि कोई चीज़ इंक्रीज हो रही हो, जैसे सोहन इज बिकमिंग wealthier and wealthier। ठीक है, सोहन इज बिकमिंग wealthier and wealthier। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, द डे इज बिकमिंग hotter and hotter। ठीक है, अब सोहन इज़ बिकमिंग वेल्थियर एंड वेल्थियर, इसका क्या मतलब है कि सोहन धनवान से धनवान बनता जा रहा है, अर्थात एक इंक्रीज़ को, मतलब ये हो रहा है कि जो उसका धन है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी जो धन दौलत है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ये एक चेंज को डिनोट कर रहा है कि जैसे सोहन इज़ बिकमिंग वेल्थियर एंड वेल्थियर, इसका मतलब है सोहन वेल्दी नहीं था लेकिन अब वेल्थियर, धनवान से धनवान बनता जा रहा है, अर्थात इंक्रीज, उसकी जो धन संपत्ति है उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पे द डे इज़ बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर, तो यहाँ पे भी एक चेंज को डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेंज को डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पर भी एक चेंज को डिनोट किया जा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस चेंज को डिनोट करने के लिए और यहाँ पे
ये जो वेल्दी जो एडजेक्टिव है यहाँ पे वेल्दी, इस वेल्दी को यूज़ किया गया है और इसकी कंपैरेटिव फॉर्म है वेल्दियर, और यही एडजेक्टिव फिर आगे यूज़ किया गया है, इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपैरेटिव तो एक ही एडजेक्टिव होता है, उसको 2 बार लिखा जाता है और दोनों को एंड से जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हॉट है तो हॉट को कंपैरेटिव फॉर्म में लिखा होटर एंड होटर। ठीक है, ये होटर है। तो इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर हम जो है किसी चेंज को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, और इससे ये बोध होता है कि कोई चीज़ धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो रही है। इस इंक्रीमेंट को डिनोट करने के लिए एक और स्ट्रक्चर भी होता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि इस एक इंक्रीमेंट हो रहा था इन सेंटेंसेस में यहाँ पे, तो इन सेंटेंसेस में इंक्रीमेंट का बोध हो रहा था। तो इंक्रीमेंट को डिनोट करने के लिए एक और स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या होता है? वो होता है जब हम अपना सेंटेंस मतलब कंपैरेटिव फॉर्म से शुरू करते हैं, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज। ठीक है, द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम। यहाँ पे भी देखिए द हायर यू गो द कूलर इट इज़, मतलब जितना तुम ऊपर जाते हो ठंड बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर भी एक इंक्रीमेंट का बोध हो रहा है। और द मोर यू ईट, जितना ज़्यादा तुम खाओगे, द फैटर यू बिकम, तो उतना ज़्यादा तुम क्या हो जाओगे? मोटे हो जाओगे। तो यहाँ पर भी एक इंक्रीमेंट का बोध हो रहा है। इस स्ट्रक्चर से भी हम किसी भी चीज़ को इंक्रीमेंट को शो कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई चीज़ जो इंक्रीज हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपना जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव फॉर्म से शुरू करते हैं, और एक और कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव की, और दोनों कंपैरेटिव फॉर्म से पहले हम जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे है ये कंपैरेटिव, ये यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के हम एग्जांपल्स के द्वारा भी इंक्रीमेंट को डिनोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ, द ओल्डर ही गेट्स द हैप्पीएस्ट ही इज, द हैप्पियर ही इज। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही एग्जांपल है, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जितना वो बूढ़ा होता जाता है और उतना ही वो हैप्पियर, अर्थात उतना ही वो खुश होता जाता है। तो यहाँ पर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री से इससे पहले शुरुआत की गई है, और यहाँ इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल रखेंगे, यहाँ पे सेम कंपैरेटिव डिग्री है, और उससे पहले भी हम एक आर्टिकल रखेंगे। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके द्वारा भी हम इंक्रीमेंट को डिनोट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट बता सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम ये 2 कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं तो इन दोनों कंपैरेटिव फॉर्म से पहले जो है एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे आप देख रहे होंगे डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ज़रूर नहीं है कि एडजेक्टिव से रिलेटेड ही हो, किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होता है तो एक और कंपैरेटिव डिग्री आगे आती है, और दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रीफर और प्रीफरेबल। प्रीफर और प्रीफरेबल, देखिए जब भी हम प्रीफर वर्ड यूज़ करते हैं तो एक सेंटेंस लेते हैं पहले, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। ठीक है, तो प्रीफर एक वर्ब होती है। प्रीफर, जब भी हम प्रीफर यूज़ करते हैं तो प्रीफर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे सामने 2 विकल्प होते हैं, उनमें से हमें एक चीज़ चुननी होती है, एक विकल्प को चुनना होता है। जैसे हमारे आगे 2 विकल्प हैं, एक कॉफ़ी है, एक टी है, और दोनों में से हमें एक को चुना, तो जिसको चुना हमने उसको हम रखते हैं प्रीफर के बिल्कुल साथ। जैसे आई प्रीफर्ड कॉफ़ी, कॉफ़ी को मैंने चुना टू टी, किसकी बजाय? चाय की बजाय, अर्थात इसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ, उसके बाद में नंबर 2 पे मैं इसको प्रीफर करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं दोनों में से किसको प्रीफर करता हूँ? कॉफ़ी को। लेकिन अगर
अब तो जो कंपैरिजन हो रहा है, अब जो कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों में, वो कंपैरिजन किस में हो रहा है? कॉफ़ी और चाय, टी में, मतलब दोनों क्या है? नाउन है। लेकिन अगर ये कंपैरिजन, ये जो कंपैरिजन है, ये अगर इन्फिनेटिव में हो तो हम रादर देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई प्रीफर टू सिट रादर देन स्टैंड। अब ये दो इन्फिनेटिव हैं, मतलब ये देखिए दो वर्ब्स हैं ये, तो इनमें जो कंपैरिजन हो रहा है, मैं किसको प्राथमिकता देता हूँ? बैठने को प्राथमिकता देता हूँ, न कि खड़े होने को, ठीक है। तो अभी दो वर्ब्स हैं, ये एक्शन है। जब दो एक्शंस हो आपके सामने और दो एक्शंस में से अगर आप एक को प्रीफर कर रहे हैं तो फिर आप रादर देन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम टू यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे आई प्रीफर टू सिट टू स्टैंड, ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक है। तो दो नाउन में अगर कंपैरिजन हो, दो नाउन में अगर आप किसी एक चीज़ को प्रीफर कर रहे हो तो हम दोनों नाउन्स के बीच में जो है टू यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप दो एक्शन में एक एक्शन को प्रीफर कर रहे हैं तो फिर रादर देन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम टू यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप टू यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप ग्रामेटिकल एरर कर रहे होंगे। जिस तरह से हम प्रीफर के बाद टू वर्ड यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से हम प्रीफरेबल के बाद भी टू यूज़ करते हैं। जैसे नॉलेज इज प्रीफरेबल टू वेल्थ, ठीक है। नॉलेज इज़ प्रीफरेबल टू वेल्थ। तो इस तरह से यहाँ पर हमने प्रीफरेबल यूज़ किया, उसके बाद टू यूज़ करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ यहाँ प्रीफरेबल के बाद मोर यूज़ कर देते हैं, तो इसका हमको कंपैरेटिव कभी नहीं बनाना है। नॉलेज इज़ मोर प्रीफरेबल टू वेल्थ, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। नॉलेज इज़ प्रीफरेबल टू वेल्थ ही अपने आप में कंपैरेटिव है। तो अगर आप यहाँ मोर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे गलत है। कई तो बहुत बार ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं कॉमन एरर्स वाले वाक्यों में कि आप प्रीफरेबल वर्ड से पहले मोर लिखा हो सकता है। तो प्रीफरेबल से पहले कभी भी मोर वर्ड नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्रीफर और प्रीफरेबल थे ये, जिनके बारे में हमने थोड़ा सा जाना, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको वन ऑफ दिखाई दे कहीं भी, तो वन ऑफ के बाद में सुपरलेटिव डिग्री होगी। वन ऑफ के बाद में आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे ही इज़ वन ऑफ, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। शी इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वन ऑफ यूज़ किया गया है, यहाँ पे वन ऑफ यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी वन ऑफ यूज़ किया गया है। तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। और उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल भी लगाना है, जैसे यहाँ इन दोनों वाक्यों में लगाया गया है, ठीक है। तो कभी भी हम वन ऑफ लिखते हैं या वन ऑफ आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इन वाक्यों में यूज़ की गई है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, वन ऑफ द टॉलेस्ट। और ये जो सुपरलेटिव डिग्री आप यूज़ करेंगे, उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल भी लगाना यहाँ पे नेसेसरी है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ करना है। अगर आपको कहीं द डेफिनेट आर्टिकल, इसके बाद एडजेक्टिव मिले और उसके बाद ऑफ द टू ये फ्रेज़ मिले, या यहाँ पे द मिले और यहाँ पे एक एडजेक्टिव मिले
और इस एडजेक्टिव के बाद ऑफ द 3, 4, 5 मतलब मोर देन 2, ठीक है, ऑफ द 3, ऑफ द 4, ऑफ द 5, इस तरह से ये फ्रेज मिले। तो आपको क्या करना है कि ये जो अगर ऑफ द 2 है तो ये जो एडजेक्टिव है ये आपका होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, ये होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री में। और अगर दा के बाद ये एडजेक्टिव और फिर ऑफ द 3, 4, 5 ये से है तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, सोहन इज द वाइजर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी प्रकार से सोहन इज द वाइजेस्ट ऑफ द 3, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम, ये डेफिनेट आर्टिकल है, उसके बाद ये फ्रेज है, उसके बाद ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये यहाँ पे हमारी फ्रेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डेफिनेट आर्टिकल है और ये ऑफ द 2 फ्रेज है। इसके बीच में जो एडजेक्टिव आएगा वो कैसा आएगा, वो कंपैरेटिव फॉर्म में आएगा, वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा वो एडजेक्टिव, उसकी डिग्री मतलब कंपैरेटिव होगी। और ये जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके बाद ऑफ द 3, ऑफ द 4, ऑफ द 5 इस तरह की कोई फ्रेज है तो इसके बीच में जो एडजेक्टिव होगा वो कैसी होगा, वो सुपरलेटिव डिग्री में मिलेगा, सुपरलेटिव। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी एरर्स इनमें से अक्सर आते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि मोस्ट का यूज, मोस्ट के बाद एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं हम, ठीक है, और इसके बाद कोई नाउन नहीं होता है, इसके बाद कोई नाउन नहीं होता है। तो अगर मोस्ट के बाद एडजेक्टिव यूज करेंगे हम और उसके बाद कोई नाउन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर में मोस्ट का यूज़ एक वेरी के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। जब मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव रखा हो और उसके बाद नाउन ना हो तो इसका मतलब वहाँ पे मोस्ट का जो यूज है वो वेरी के अर्थ में किया गया होगा और वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मीन्स द जो आर्टिकल है इसका यूज हम नहीं करेंगे। जैसे दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ठीक है, दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यू आर मोस्ट काइंड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मोस्ट है इसके बाद एक एडजेक्टिव है अनफॉर्चुनेट और इसके बाद कोई नाउन नहीं है। यहाँ पे भी मोस्ट है, मोस्ट के बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो यहाँ पे जो है इस मोस्ट का यूज वेरी के अर्थ में किया गया है, ठीक है। दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, इसका मतलब ये है दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यू आर मोस्ट काइंड, इसका मतलब है यू आर वेरी काइंड। तो इस तरह से मोस्ट का जो ये यूज़ है इसको भी आपको थोड़ा सा नोट करना है कि मोस्ट के बाद जब एडजेक्टिव होगा और मोस्ट के बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन ना हो कहीं पे तो वहाँ पे मोस्ट का यूज वेरी के अर्थ में किया जा रहा होगा। और ऐसे में मोस्ट से पहले जो आप द लगाने की जो परिपाटी है अक्सर स्टूडेंट्स द मोस्ट द मोस्ट द मोस्ट करते रहते हैं, तो उनके लिए है ये कि जब ऐसे अगर वो मोस्ट का यूज़ करेंगे तो ऐसे में हम मोस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसका यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री दी ओल्डेस्ट और उसके बाद नाउन है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम अक्सर डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ये हम पढ़ते आए हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है और करना भी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया भी जाता है।
तो इसी वजह से यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है या कोई पॉजिटिव नाउन है तो हम इस डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, इट इज़ द माई बेस्ट शर्ट। इट इज़ सोहन्स बेस्ट शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये यहाँ पे नाउन है और बेस्ट से पहले एक पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया है यहाँ पे। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ठीक है, और इट्स। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इनके बाद कोई ना कोई नाउन आता है हमेशा, जैसे माई बुक, आवर पेन, योर हाउस, हिज कार। ठीक है, इस तरह से ये अकेले नहीं आते हैं कभी भी, ये इनके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। जैसे यहाँ पे शर्ट नाउन आ रहा है इसके बाद। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले इनमें से कोई वर्ड हो तो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा जो हम करते आते हैं ये। तो यहाँ पे ये द का प्रयोग गलत है, यहाँ पे इसको हटाना है और ये सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ माई बेस्ट शर्ट। यहाँ पे देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये पॉजिटिव केस में नाउन है, क्योंकि नाउन का पॉजिटिव केस कैसे बनता है, नाउन का पॉजिटिव केस बनता है, हमने लिखा नाउन और उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, जैसे पुनित, ये पुनित, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस। तो नाउन के पॉजिटिव ऐसे बनते हैं। तो अगर आपको कहीं सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स मिले या कोई पॉजिटिव नाउन मिले तो हम ये जो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं सुपरलेटिव के साथ, इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट लेते हैं हम सच को। ठीक है, सच के बाद अगर आपको सिंगुलर नाउन यूज करना है तो हम सच ए यूज करते हैं, और अगर प्लूरल नाउन यूज़ करना है तो हम ये जो आर्टिकल है इंडेफिनेट आर्टिकल, इसको यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई डोंट लाइक सच बॉयज़। तो यहाँ पे सच के बाद प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और इसके बाद ये प्लूरल नाउन है, तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा, सच बॉयज़ हो जाएगा। आई लाइक सच बॉय। अब जो ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव जो भी कहें आप इसको, ये सच के बाद में ये सिंगुलर नाउन है। अब हम इसके साथ ए यूज़ करेंगे, सच ए बॉय। तो सच के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो सच बॉयज़, सच वो प्लूरल नाउन हो जाएगा, उसके बीच में कोई वर्ड नहीं रखेंगे हम। लेकिन अगर सच के बाद एक सिंगुलर नाउन है तो सच और सिंगुलर नाउन के बीच में हम जो है इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। आगे हम बात करते हैं इनफ और सेवरल की। इनफ, सेवरल। देखिए इनफ जो होता है, इनफ के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सेवरल है उसके बाद हम केवल और केवल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं। इनफ का यूज हम संख्या बताने के लिए भी कर सकते हैं, मात्रा बताने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो सेवरल है इसका यूज हम केवल संख्या बताने के लिए करते हैं। जैसे ही हैज़ इनफ रुपीज़, ही हैज़ इनफ मनी। इन हिज पॉकेट भी लिख देते हैं, इन हिज पॉकेट, इन हिज पॉकेट, ठीक है। ही हैज़ सेवरल कॉइन्स
इन हिज पॉकेट। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या बताया था कि जो इनफ होता है इसके बाद हम इनफ जो वर्ड होता है इसके बाद आप काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं और अनकाउंटेबल भी लिख सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ आर पॉसिबल आफ्टर इनफ। लेकिन सेवरल जो वर्ड होता है, सेवरल के बाद सिर्फ और सिर्फ आप काउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सेवरल यू कैन यूज़ ओनली काउंटेबल नाउन्स, यू कैनॉट यूज़ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सिर्फ काउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे देखिए ही हैज़ इनफ रुपीज़, ये इनफ है, इसके बाद ये नाउन है, तो ये नाउन कैसा है? रुपीज़। 1 रुपये, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ काउंटेबल है। ठीक है, ये इनफ है, इनफ के बाद मनी अनकाउंटेबल है। तो बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, बोथ आर पॉसिबल। हम इनफ के बाद में वी कैन यूज़ काउंटेबल नाउन एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन, बट आफ्टर सेवरल वी कैन यूज़ ओनली काउंटेबल नाउन। तो हेयर सेवरल एंड सेवरल के बाद क्या यूज़ किया गया है? कॉइन्स। तो यहाँ पे ये जो नाउन है ये कैसा नाउन है? काउंटेबल। ठीक है, और ये नाउन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये जो नाउन है जो आप सेवरल के बाद जो काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं दैट मस्ट बी प्लूरल इन नंबर। वो जो है संख्या में कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो इस तरह इनफ और सेवरल को आप इस तरह से जो है अलग अलग कर सकते हैं कि इनफ के बाद हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेवरल के बाद हम सिर्फ और सिर्फ जो है काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल तो आप जानते ही होंगे। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। आई होप आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का तो पता ही होगा। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे इल और सिक के बारे में। इल और सिक, हम सब जानते हैं कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? बीमार। हम इन दोनों शब्दों को बीमार कहते हैं, मतलब इन दोनों शब्दों का जो मीनिंग होता है वो बीमार होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मतलब इन दोनों के बीच में एक अंतर है, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है अंतर है, उन इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। वो इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो ये इल है, ठीक है, ये जो इल वर्ड है इसको हम जो है नाउन से पहले यूज़ नहीं कर सकते। ये जो इल वर्ड है इसको हम जो है नाउन से पहले कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इसको नाउन से पहले यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसको हमेशा विदाउट नाउन यूज़ किया जाता है और इसको हमेशा प्रेडिकेटिव केस में यूज़ किया जाता है, मीन्स वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल लें तो हम ही इज़ इल, ही इज़ इल। अब ये सेंटेंस देखिए आप, एक और भी लिख सकते हैं जैसे ही लुक्स इल। तो इस तरह देखिए ये इल है, ये इल अब कैसे यूज हुआ है? वर्ब के बाद। यहाँ भी इल कैसे यूज हुआ है? वर्ब के बाद। और जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद यूज होता है, अर्थात जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं वो प्रेडिकेटिव केस में यूज़ किया गया है। ठीक है, जब नाउन को किसी एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज़ किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव केस में यूज़ किया गया है ये। लेकिन जब किसी नाउन को जब किसी एडजेक्टिव को किसी नाउन से पहले यूज़ नहीं किया जा सकता तो वो प्रेडिकेटिव केस में यूज किया जा रहा होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन नहीं है, देखिए कोई नाउन नहीं है इसके बाद, तो यहाँ पे ये प्रेडिकेटिव केस में कहा जाएगा। और दूसरा ये वर्ब के बाद यूज हो रहा है, ठीक है, और विदाउट नाउन यूज हो रहे हैं। तो इल को हम कभी भी बीमार के अर्थ में नाउन के साथ यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम बीमार को नाउन के साथ यूज करना है हमें, तो वहाँ पे हम जो है ये दूसरा जो वर्ड है सिक, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज़ ए सिक मैन। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो ये जो सिक वर्ड है ये, इसको हम नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे में जब कोई एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, नाउन से पहले रखा जाता है, उसको किस केस में कहा जाता है? एट्रीब्यूटिव केस में। ठीक है, तो इसको एट्रीब्यूटिव केस में अब यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो इल वर्ड है
और सिक वर्ड है, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों का मतलब जो है बीमार होता है। लेकिन इल जो वर्ड है इसको हम जो है नाउन के बगैर यूज करते हैं और इसको प्रेडिकेटिव केस में यूज करते हैं और इसका मतलब बीमार होता है उस समय। सिक जो वर्ड है इसको हम किसी भी नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, सिक का मतलब भी क्या होता है, बीमार। अगर कभी आपको इल को किसी नाउन से पहले यूज किया हुआ मिले तो वहाँ पे इल का क्या मतलब होगा, वहाँ पे इल का मतलब होगा बुरा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, आई हैव नो इल विल अगेंस्ट एनीबॉडी। आई हैव नो इल विल अगेंस्ट एनीबॉडी। यहाँ पे इल और इसके बाद में ये विल का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, इच्छा, भावना। तो यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। अब आप देख रहे हैं कि जो इल है ये किसी नाउन से पहले रखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे इसका अर्थ जो है वो बीमार नहीं है। यहाँ पे अब इसका अर्थ क्या हो गया, अब इसका अर्थ हो गया बुरा। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, आई हैव नो इल विल अगेंस्ट एनीबॉडी। मेरे मन में किसी के भी खिलाफ जो है बुरी भावना नहीं है, बुरी इच्छा नहीं है मेरे मन में। तो इस तरह से इल और सिक, ये दो शब्दों को ये जो दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, इनको थोड़ा सा केयरफुल यूज करना पड़ता है। दोनों का मतलब हालांकि होता बीमारी है, लेकिन इल को हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रेडिकेटिव केस में यूज़ कर सकते हैं और सिक को एट्रीब्यूटिव केस में यूज कर सकते हैं। इल का जब यूज़ करते हैं तो इसको हमेशा वर्ब के बाद रखा जाता है और उसके बाद नाउन यूज नहीं करते हैं हम। सिक के साथ हम नाउन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एट्रीब्यूटिव केस में यूज़ किया गया, यहाँ पे इसको प्रेडिकेटिव केस में यूज़ किया गया। उसके बाद अगर आपको इल को नाउन के बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग बीमार नहीं रहेगा, इसका मीनिंग फिर क्या हो जाएगा, बुरा। ठीक है, आई होप इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखिए, अगर हमें एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़े तो हम अलग अलग प्रीपोजिशन हमें यूज करनी चाहिए। जैसे ये है सोहन, ये है मोहन। ठीक है, अब सोहन और मोहन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सोहन और मोहन की मैं तुलना कर रहा हूँ और मैं जो तुलना करने के लिए एक एडजेक्टिव यूज़ कर रहा हूँ वो है सीनियर। तो मैं क्या कहूँगा, सोहन इज सीनियर और मोहन। तो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, जब हम दो लोगों का कंपैरिजन करने के लिए जो हम IOR वाले जो वर्ड यूज़ करते हैं, सीनियर, जूनियर, ठीक है, ये जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो इनके साथ हम जो है देन का यूज़ नहीं करेंगे, इनके साथ हम टू का यूज़ करते हैं। तो सोहन इज जूनियर टू मोहन, हम ऐसे कहते हैं, सोहन इज सीनियर टू मोहन। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेने के लिए लिखा है, सिर्फ आप या जूनियर भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं मीनिंगफुल, अगर इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो सोहन इज सीनियर टू मोहन, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। दूसरा मैंने लिखा सोहन इज मोर इंटेलिजेंट, सोहन इज मोर इंटेलिजेंट। और अब मैं क्या यूज़ करूँगा, कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करूँगा, अब मैं यूज़ करूँगा देन। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। जब मैंने सोहन और मोहन की तुलना की, सोहन और मोहन को कंपेयर किया, तो मैंने सीनियर अगर एडजेक्टिव यूज़ किया तो सीनियर के साथ मैं लगाऊंगा टू प्रीपोजिशन, और अगर और एडजेक्टिव यूज़ करूँगा, जैसे मैंने ये लगाया मोर इंटेलिजेंट, तो इसके लिए इसके बाद मैं कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, देन, कंपेरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए दो वस्तुओं को, दो व्यक्तियों को। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो है टू, यहाँ पे है देन। अब अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा हूँ, दोनों को, इन दोनों जो आइडियाज़ हैं एक और दो, और एक आइडिया, दोनों आइडियाज़ को मैंने एक ही सेंटेंस में लिखने की कोशिश की। ठीक है, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे दोनों को जोड़ करके, तो क्या हो जाएगा, देखिए, सोहन इज सीनियर टू and more intelligent than सोहन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन।
ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों आइडियाज़ को मैंने एंड से जोड़ दिया। तो एंड से जोड़ दिया तो यहाँ पर आप इस टू को मिस नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि इस टू को हम छोड़ जाते हैं और हम ऐसे लिख देते हैं सोहन इज़ सीनियर एंड मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। तो यहाँ पे क्योंकि उस एडजेक्टिव के लिए तो ये प्रीपोजिशन आई देन, वो तो सही है, लेकिन इस ये जो एडजेक्टिव है इसके लिए तो डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं हम ये, और इसको हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर ये एरर हो गया। हम मान लीजिए यही सेंटेंस आ जाए कॉमन एरर इसमें और इसको बांट दिया जाए ऐसे ऐसे, ये पार्ट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, नो एरर। ठीक है, ऐसे। तो एरर कौन से पार्ट में मिलेगा? एरर इस पार्ट में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीनियर के पास जो प्रीपोजिशन आपको लगानी थी वो आपने लगाई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इसकी प्रीपोजिशन अलग यूज़ करनी है, यहाँ पे उसकी प्रीपोजिशन देन अलग यूज होगी। ठीक है, तो डिफरेंट प्रीपोजिशंस अगर हमें डिफरेंट एडजेक्टिव के साथ ज़रूरी है लगानी तो हमें लगानी है वो। ऐसे नहीं है कि एक प्रीपोजिशन छोड़ दी, एक मतलब एक जो एडजेक्टिव है उसकी प्रीपोजिशन तो ड्रॉप कर दी और दूसरे की लगा दी, ऐसे नहीं करना है। दोनों प्रीपोजिशन लगानी है, ये भी और वो भी, अगर डिफरेंट है तो। लेकिन अगर ये डिफरेंट नहीं है मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए डिफरेंट नहीं है और यहाँ पे कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ वो देन ही प्रीपोजिशन आनी चाहिए थी, जैसे सोहन इज, एक और एडजेक्टिव लेते हैं हम जिसके साथ मोर लगता है, हम यहाँ पे मोर लेबोरियस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मोर ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे लिख देते हैं हम, सोहन इज़ मोर लेबोरियस एंड मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। अब क्योंकि मोर लेबोरियस के साथ भी देन ही प्रीपोजिशन आनी थी और मोर इंटेलिजेंट के साथ भी देन प्रीपोजिशन आनी थी, तो इस देन को हम अब ड्रॉप कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, सोहन इज़ मोर लेबोरियस एंड मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम मोर लेबोरियस, इसके साथ हमने देन नहीं लिखा क्योंकि इसके साथ भी देन ही आना था और मोर इंटेलिजेंट इसके साथ भी देन ही आना था, तो हमने लास्ट में इसके साथ देन लिख दिया, एक बार बहुत है। लेकिन अगर इस दो एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं, दोनों के साथ अगर डिफरेंट प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट है तो हमें डिफरेंट प्रीपोजिशन ही लगानी है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में ये चीज़ हमने की है। उसके बाद जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज़। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की हमने, सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री के बाद ये जो है अदर वर्ड यूज़ किया, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम कभी भी अदर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इस अदर को हटाना पड़ेगा और ये हो जाएगा ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ वन ऑफ यूज़ करते हैं या अमोंग वर्ड यूज़ करते हैं, तो वन ऑफ को सुपरलेटिव डिग्री से पहले रखते हैं और अमंग को सुपरलेटिव डिग्री के बाद यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा क्लियर करेंगे। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री अगर आप यूज़ कर रहे हैं सुपरलेटिव और उसके इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर आप वन ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो वन ऑफ कहाँ आएगा? इसके बाद, इससे पहले। और अगर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं और सुपरलेटिव के साथ आप अमंग यूज़ कर रहे हैं तो ये इसके आएगा बाद। दोनों ही केसेस में जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, नाउन होगा वो प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। Sohan is
one of the tallest boys in the class। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा सोहन इज द tallest among these boys। ठीक है, तो हमने ये दो एग्जाम्पल लिखे। तो देखिए सुपरलेटिव से अगर सुपरलेटिव के साथ हम वन ऑफ यूज़ करेंगे तो वो कब आएगा? सुपरलेटिव से पहले। तो ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव से पहले। ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल में बार बार नहीं बता रहा हूँ अलग अलग, वो आपने यूज ही करनी है। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव से पहले वन ऑफ अगर यूज़ किया तो ये कब आएगा? सुपरलेटिव से पहले। ठीक है, लेकिन ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के साथ अगर आप अमंग यूज़ करेंगे तो वो कहाँ आएगा? इसके बाद। लेकिन नाउन जो है, नाउन वो प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ भी बॉयज़ प्लूरल है और यहाँ भी बॉयज़ प्लूरल है। ठीक है, तो सुपरलेटिव के साथ जब भी आप वन ऑफ यूज़ करें या अमंग यूज़ करें तो इसको थोड़ा सा केयरफुल होकर यूज़ करें, क्योंकि वन ऑफ का यूज़ किया जाता है सुपरलेटिव से पहले और अमंग का यूज़ किया जाता है सुपरलेटिव के बाद। लेकिन दोनों ही केसेस में जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एडजेक्टिव्स के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो एडजेक्टिव्स आप देख रहे हैं आपके सामने, इन एडजेक्टिव्स के बाद हम कभी भी नाउन यूज़ नहीं करते हैं। मतलब ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है अफ्रेड, asleep, ड्यू, रेडी, अनेबल, अलाइक, अवेयर, ग्लैड, सॉरी, वेल, अलोन, इल और श्योर। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हम नाउन यूज़ नहीं करते हैं। मतलब इनके बाद अगर आप नाउन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे गलत होगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए जैसे आई फाउंड द चाइल्ड एस्लीप। ठीक है, योर पेमेंट इज ड्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एडजेक्टिव है स्लीप, यहाँ पर ये ड्यू, इसके बाद कोई भी नाउन यूज़ नहीं किया गया है। तो इन नाउन्स के साथ हम कभी भी जो है नाउन यूज़ नहीं करते हैं, ये हमेशा बिना नाउन के यूज किए जाते हैं। उसके बाद है कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल होती है और उनके बाद हम नाउन जब यूज़ करते हैं तो ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल होती है और उनके साथ अगर हम नाउन यूज़ करते हैं तो हमें ऑफ का यूज़ करना पड़ता है। तो आप ये एडजेक्टिव्स देख रहे हैं, ए डजन, ए 100, ए 1000, ए मिलियन, ए बिलियन। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं इनके बाद अगर आप नाउन लगाएंगे तो नाउन और इन एडजेक्टिव्स के बीच में ऑफ नहीं लगाना है। लेकिन ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ए लैक, ए कपल, ए पेयर, ए स्कोर, ए ग्रोस, अगर इनके बाद अगर आप नाउन रखेंगे तो आपको नाउन से पहले जो है ऑफ लगाना पड़ेगा। जैसे ए डजन पेन्स, ए 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ए डजन है, इसके साथ नाउन लिखा, कोई ऑफ नहीं है बीच में। यहाँ पे भी ए 1000 लिखा है, ये देखिए ए 1000 लिखा है, इसके बाद नाउन यूज़ किया तो बीच में कोई ऑफ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये जो नीचे वाले जो हैं, ए लैक, ए कपल, ए पेयर, ए स्कोर, ए ग्रोस, अगर इनके बाद नाउन लिखेंगे तो आपको उस नाउन से पहले ऑफ लगाना पड़ेगा। जैसे ए लैक ऑफ स्टूडेंट्स, ए पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते ए लैक स्टूडेंट्स, ए पेयर शूज़, ऐसे नहीं लिख सकते। और आप इनको भी ऐसे नहीं लिख सकते ए डजन ऑफ पेन्स, ए 1000 ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपको इनके साथ ऑफ लगाना ही है, मान लीजिए इनके साथ अगर आपको ऑफ लगाना ही है तो आपको इस इंडेफिनिट आर्टिकल को हटाना पड़ेगा और ये जो डजन्स है इसको आपको प्लूरल करना पड़ेगा। और आप ऐसे लिख सकते हैं डजन्स ऑफ
पेन्स, ठीक है। इसी प्रकार से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह आप लिख सकते हैं इनको। लेकिन फिर क्या होगा कि इससे तो डेफिनेट संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है। ए डजन पेन्स डेफिनेट संख्या का बोध हो रहा है, ए थाउजेंड स्टूडेंट्स डेफिनेट संख्या है। लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे डजन्स ऑफ पेन्स, तो ये जो संख्या है ये इनडेफिनेट बन जाएगी। अब यहाँ पे इनडेफिनेट जो नंबर्स है इनका बोध हो रहा है, हम नहीं जानते कितने हैं, ठीक है। डजन्स ऑफ दर्जनों, लेकिन कितने दर्जन हैं हम नहीं जानते। इसी प्रकार से थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों, लेकिन हम नहीं जानते कितने हैं, ठीक है। हज़ारों की संख्या में है लेकिन इनडेफिनेट है। तो इस तरह से अगर आप इनके साथ सीधा नाउन लिखेंगे, ध्यान रहिए आर्टिकल है, इस आर्टिकल को इसके साथ रखना है, ठीक है। जैसे ए डजन, ए थाउजेंड, तो इनके बाद जब नाउन लिखेंगे तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, और उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल, उस नाउन से पहले कोई ऑफ प्रीपोजिशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप ए लाख, ए कपल, ए पेयर, ए स्कोर, ए ग्रोस ऐसे लिखेंगे और इनके बाद अगर आप नाउन लिखेंगे तो आप जो है ये जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और उससे पहले हम ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑल, सम, मोस्ट। इन तीनों का यूज जो है संख्या बताने के लिए भी किया जाता है, मात्रा बताने के लिए भी किया जाता है कि किसी काउंटेबल जो नाउन है उसकी संख्या कितनी है, किसी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा कितनी है। तो संख्या और मात्रा दोनों बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे ऑल इज़ पोइट्री इज़ गुड, अगर मात्रा बताने के लिए यूज़ किया जाए इनका अगर मात्रा बताने के लिए यूज़ किया जाए तो इनके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं। जैसे ऑल इज़ पोइट्री इज़ गुड, तो हाउ मच पोइट्री, ऑल, ठीक है। अब यह हाउ मच का आंसर दे रहा है, हाउ मच, ठीक है। ऑल मैन आर मॉर्टल, अब सभी जो मैन है वो मॉर्टल होते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब हाउ मैनी, अर्थात कितने, यहाँ पर संख्या बताई जा रही है। यहाँ पे सम ऑफ हिज पोइट्री इज़ गुड, तो यहाँ पे सम यूज़ किया गया है लेकिन मात्रा बताई गई है पोइट्री की, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि हाउ मच पोइट्री। लेकिन यहाँ पे सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, कुछ विद्यार्थी इंटेलिजेंट होते हैं, तो यहाँ पे काउंटेबल है, तो यहाँ पे सम का यूज़ क्या किस लिए किया गया है, संख्या बताने के लिए, तो ये हो गया हाउ मैनी। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मनी वाज वेस्टेड, तो मोस्ट ऑफ द मनी, मनी अनकाउंटेबल है, यहाँ पे भी मात्रा बताने के लिए मोस्ट का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे हाउ मच। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम, अब यहाँ पे काउंटेबल है, तो संख्या बताई गई है, विद्यार्थियों की संख्या बताने के लिए मोस्ट का यूज़ किया गया है, तो हाउ मैनी, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मच का आंसर है, यहाँ पे हाउ मैनी का, या हाउ मच का, या हाउ मैनी का, या हाउ मच का, या हाउ मैनी का। तो इस तरह से ऑल, सम, मोस्ट, इन तीनों शब्दों का यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हो सकता है और काउंटेबल नाउन से पहले भी हो सकता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम इसका यूज़ करेंगे तो ये मात्रा बताएगा, अगर काउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज़ करेंगे तो ये संख्या बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज़ में मैं कुछ एडजेक्टिव के ऊपर कुछ और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। तो कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।